नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, जिसमें जिसके पीछे कई कारण हैं। कारणों का ज़्यादा जिक्र तो मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। धीरे धीरे जैसे अब क्लास कंटिन्यू रहेगी तो कारणों की चर्चा और परिचर्चा को भी हम आगे बढ़ाते चलेंगे। देखा जाए तो लास्ट क्लास हमारी 7 जुलाई को हुई थी और 7 अगस्त और 7 सितंबर, और आज 22 सितंबर है। लगभग पूरे 2.5 महीने का गैप हुआ है इस बीच। उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा। कुछ कारण थे, जॉब में काफ़ी प्रेशर था, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए, काम को करने के लिए इतना विलंब हुआ। अन्य भी कई कारण थे, तो उस वजह से भी क्लास को डिले करना पड़ा। लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लास को कंटिन्यू रखने का प्रयास करूं आप लोगों के लिए। एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहता हूं मैं। जल्द ही मैं अब उत्तराखंड की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट अब एक्शन मोड में आ चुकी है। वो पेपर अगले महीने से भी करा सकती है, उसके नेक्स्ट मंथ से भी करा सकती है, या फिर आगामी कुछ दिनों में कभी भी परीक्षाएं संपन्न हो सकती हैं, जैसा कि सरकार का मोड देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अभी वर्ष 2020 है और 2021, यानी ये चुनाव की तैयारी का वर्ष है। तैयारी का वर्ष है किसकी? उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं तो सरकार कुछ ना कुछ अपनी अपेक्षाएं, कुछ ना कुछ उम्मीदें, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो लेकर जनता के सामने जाएगी, जिसके परिप्रेक्ष्य में काफ़ी वैकेंसी आने की उम्मीद है। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया हो या फिर अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बेरोजगारी का एक आंदोलन सा उमड़ पड़ा है, जो परस्पर देखने को मिल रहा है, और मैं भी उसे देखता हूं। देखने को मिल रहा है। खैर, तो दोस्तों, हम इस चीज़ को ध्यान में न रखते हुए हम सिर्फ ये अपने आप को फोकस करेंगे कि हमको अपनी तैयारी कैसे करनी है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, हम भाग 4 का फंडामेंटल ड्यूटीज तक पढ़ चुके थे। फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हम कहाँ तक पढ़कर आ चुके थे। सबसे पहले हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, ये इसमें हमने पढ़ा था संघ व उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4। यहां हमने पढ़ा था भाग 2, नागरिकता से संबंधित। 3 में हमने ये पढ़ा था हमने 5 से 11, ये अनुच्छेदों की संख्या है। भाग 3 एफआरएस फंडामेंटल राइट 12 से 35, और भाग 4 में हमने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पढ़ा था हमने 36 से 51। और फिर हमने एक पढ़ा था भाग 4 का, इसमें हमने पढ़ा था 51 के अंतर्गत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मेजर पोर्शन था कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ये मेजर पोर्शन था जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर कर आया था, और काफी विस्तार पूर्वक मैंने आपको इससे पिछले भी क्लासों में कई सारी चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, जिसमें चाहे वो शक्ति का पृथकीकरण हो, चाहे कार्यपालिका का विस्तारीकरण हो, या फिर अन्य कोई भी प्रक्रिया हो, हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा पीछे करके आ चुके थे। चूंकि अब ज़्यादा चीज़ें नहीं रह गई हैं इस चीज़ में, तो इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ों को लेकर भी चलना भी लगे। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जिसमें आज जो महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा वो होगा संघ की कार्यपालिका, यानी भाग 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? भाग 5।
भाग 5 आर्टिकल 52 से 151। ठीक है दोस्तों एक बात और समझ लेनी है आपको। अब मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको सिर्फ अगर अनुच्छेद याद करने हैं तो वो भाग 1 से यानी अनुच्छेद 1 से और 51 के क तक। हो सकता है आपको 1 बाय 1 आर्टिकल पता होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो आर्टिकल पूछने की जो प्रवृत्ति होती है वो आर्टिकल 1 से और 51 तक की होती है। इसके बाद आपको ज्यादा आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में मूल संविधान में कितने थे? 395 आर्टिकल थे और वर्तमान स्थिति में लगभग 246 अप्रोक्सीमेट इतने हैं। तो दोस्तों आपको ये नहीं कि आपको 4 to 6 यानी 426 आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। उसके बिना पता हुए भी आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट जान रहे होंगे तो आप अपने आर्टिकल को याद रखने के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता के आया हूँ, वहाँ अच्छे से मैं मेमोराइज करा के आया हूँ। 1 बाय 1 आर्टिकल आपको समझाया भी है मैंने, और आगे हो सकता है कि मैं आपको 1 बाय 1 आर्टिकल ना बताऊं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की जिक्र करूंगा। जैसे आज हम भाग 5 में आर्टिकल 52 से और 151 तक हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका किसकी कार्यपालिका? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। एक चीज और समझ लेनी है आपको, यदि आप आसानी से यहां पर समझ गए कि संघ की कार्यपालिका क्या है, तो आपको जब मैं राज्य की कार्यपालिका बताऊंगा तो वहां आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी, वहां आप इजिली उसे ग्रेस्प कर पाएंगे, इजिली उसे समझ पाएंगे। संघ की कार्यपालिका में कौन होते हैं, क्या होता है, एक एक करके हम जिक्र करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, बल्कि ये हम इसमें आप कहने को कह भी सकते हैं, भाग 5 में कैटेगराइज कर लेना आप चैप्टर 1 यहां पर डाल लेना, चैप्टर 1। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 1। आइए अब चलते हैं हम आगे। ओहो सॉरी, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। हमारे यहां 3 पार्ट हैं और स्टार्टिंग में मैं आपको बता के आया हूं। नंबर 1 केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय न्यायपालिका। इसे अगर मैं केंद्रीय न्यायपालिका नहीं, मैं इसे समेकित न्यायपालिका बोलूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय न्यायपालिका, हालांकि जब मैंने आपको शक्ति का पृथकीकरण का सिद्धांत बताया था तो मैंने वहां पर आपको स्पष्टतः बताया था कि विधायिका क्या काम करती है, कार्यपालिका क्या काम करती है और न्यायपालिका क्या काम करती है, और कैसे एक दूसरे से ये स्वतंत्र होते हैं, कैसे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर शक्ति का पृथकीकरण का सिद्धांत, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। जो इस वीडियो को देख रहे हो पहले वो उस वीडियो को देखें, तो शायद आपको इस वीडियो की एक अच्छी और ऑथेंटिक समझ आपकी तभी बन पाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम ठीक है, हाँ इतना नोट डाउन करें आप। चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे यहां सरकार का स्वरूप कैसा है?
संसदात्मक, संसदात्मक यानी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का स्वरूप कैसा है हमारे यहां? संसदात्मक स्वरूप है। अब यहां आपको यह समझना है कि आप पढ़ते होंगे कि भारत आजकल कृषि विधेयक, किसानों के ऊपर जो 3 अध्यादेश आए थे जो कोरोना काल में राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित किए गए थे, उन्हें अब संसद में पास कराया गया है। और क्यों पास कराया गया है ये भी आज मैं आपको समझाऊंगा, चूंकि समय बहुत अच्छा है इसलिए भी आपको समझने में काफी उसके अंदर ईज हो सकती है और होगी। तो हमारे यहाँ क्या है कि संसदात्मक स्वरूप, आप ये मत समझिए कि सिर्फ केंद्र सरकार में ही संसद है, आपके राज्य में भी संसद है। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां भी सरकार का जो स्वरूप है, जो गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां भी पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। यानी आप संसदात्मक यानी संसद को आप एक कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट समझें, न कि शब्दावली, ना कि शब्दावली। सिर्फ शब्दावली ना समझें कि संसद क्या होती है। संसद सिर्फ केंद्र में है। संसद एक कॉन्सेप्ट है जो केंद्र सरकार में भी इंप्लीमेंट होता है और जो राज्य सरकार में भी इंप्लीमेंट होता है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर देखा जाए कि कैसे विधानमंडल को ही हम एक संसदीय स्वरूप देते हैं और कैसे फिर संसद को ही हम संसदात्मक या फिर संसद स्वरूप देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राज्य में हम विधानमंडल, राज्य में जब हम विधानमंडल कहते हैं तो ये विधानमंडल का जो स्वरूप है वो संसदात्मक है, और केंद्र में, यानी ये हुआ केंद्र में और ये हुआ राज्य में संसद, तो ये क्या हुआ, इसका भी स्वरूप कैसा है, संसदात्मक है। तो दोनों का स्वरूप संसदात्मक है। आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि एक का स्वरूप संसदात्मक है, दोनों का स्वरूप क्या है, संसदात्मक है। अब संसदात्मक स्वरूप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं और नोट डाउन करें इसे आप। चलिए, ठीक है, संसदात्मक स्वरूप, इसे आप संसदात्मक है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक होता है विधायिका और एक होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका, तो दोस्तों कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, यानी यहां पर क्या होता है, शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा या पृथक्करण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा या पृथकीकरण नहीं होता। यानी जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, जो कार्यपालिका के, सपोज दैट कार्यपालिका में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, X, Y, Z। तो यहां पर कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो कहां से चुनकर कहां से आते हैं, विधायिका से ही लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर भाई मैंने कहा कि सुस्पष्ट बंटवारा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका के अलग सदस्य हों और विधायिका के अलग सदस्य हों। लेकिन यहां पर क्या होता है कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, और मैं ये अस्थायी कार्यपालिका की इसलिए कह रहा हूं, वो वीडियो आप जरूर देखें
तो यहां पर जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो कहां से चुनकर आते हैं, विधायिका से आए ही आते हैं, यानी विधायिका के लिए चुने जाते हैं और वो फिर कहां जाते हैं, कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं कार्यपालिका की बात करूं आपके समक्ष, तो कार्यपालिका में पीएम नरेंद्र मोदी भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन ये क्या, ये सिर्फ कार्यपालिका के सदस्य थोड़ा ही हैं, ये विधायिका के भी सदस्य हैं। और विधायिका में क्या होता है, हमारे यहां जो संसद है उसमें क्या है, लगभग 543 सीटें तो किससे हैं भाई, लोकसभा की हैं जो चुनकर आते हैं, और 233 सीटें किसकी हैं, राज्यसभा की हैं जो चुनकर आते हैं। ये बात है, क्योंकि 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, इसलिए मैं जिक्र, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप समझते चलें कि संसद में 543 सदस्य कितने हैं जो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित, और यहां पर कितने 233। तो इस 543 में से ही, इस 543 का हिस्सा ही कौन है, पीएम है और एचएम यानी होम मिनिस्टर है। और पीएम कहां से चुने हुए हैं, वाराणसी से, और एचएम कहां से हैं, गांधीनगर से। तो ये लोग कहां, यानी कार्यपालिका के सदस्य कौन हुए, विधायिका के सदस्य, और विधायिका में सदस्य कितने होंगे 543। तो 543 में से ही कुछ सदस्य क्या बनेंगे, कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे, और जिन्हें हम कहां पर क्या कहेंगे, कार्यपालिका, यानी अस्थायी कार्यपालिका। अब अस्थायी कार्यपालिका को समझना जरूरी है कि मैंने अस्थायी कार्यपालिका क्यों कहा। अस्थायी कार्यपालिका मैंने क्यों कहा, चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तभी तक कार्यपालिका के सदस्य हैं जब तक वो संसद के सदस्य हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार चुनकर आ गए तो वो जीवन भर, यानी जीवन पर्यंत तक क्या हो गए, जीवन पर्यंत तक क्या हो गए, वो कार्यपालिका के सदस्य हो गए, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इतने ही सदस्य हैं, यानी 5 साल के लिए सदस्य हैं। अब 5 साल से पहले हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसे आपराधिक या फिर ऐसी जालसाजी के आरोप सिद्ध हो गए जिसमें वो दोषी करार दिए गए, तो आर्टिकल 103, आर्टिकल 105 के तहत क्या है, उन्हें डिस्क्वालीफाई, यानी संसद के सदस्य के लिए निरर्ह पाया जा सकता है, यानी वो उसके लायक नहीं, तो फिर उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। और रिजाइन करना पड़ेगा तो क्या है, वो विधायिका के भी सदस्य नहीं है, और विधायिका के सदस्य नहीं है तो क्या है, कार्यपालिका के भी सदस्य नहीं है। हाँ, एक चीज और आपको यहां पर जाननी जरूरी है कि कोई भी सदस्य जो कार्यपालिका का सदस्य होगा वो विधायिका का सदस्य जरूर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाहे फिर वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे फिर वो राज्यसभा का सदस्य हो, यानी वो कार्यपालिका का सदस्य तभी हो सकता है जब वो विधायिका का सदस्य होगा। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होगी बात। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि संसद क्या है। संसद एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने विधायिका देखी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कार्यपालिका देखी। तो विधायिका के ही कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं कहां से आते हैं, विधायिका से आते हैं। विधायिका में सदस्य कहां से आते हैं भाई, लोकसभा में 543 सदस्य क्या है, निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा में कितने हो 233। तो इन 233 के भी सदस्य हो सकते, 233 से भी हो सकते हैं पीएम, और यहां से 543 से भी हो सकते हैं सदस्य। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम चलते हैं आगे, इसे आप नोट डाउन करें। चलिए, केंद्रीय सरकार, अब मैं लिख रहा हूं यहां केंद्रीय कार्यपालिका,
केंद्रीय विधायिका और केंद्रीय न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है दोस्तों। हालांकि न्यायपालिका को हम कहते हैं एकल समेकित न्यायपालिका, इसे अलग से पढ़ेंगे हम, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे भाग 5 के ही आर्टिकल 124 से आर्टिकल 146 तक, 149 तक सॉरी। तो इसे हम अलग से पढ़ेंगे चूंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम सिर्फ क्या पढ़ना है, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय विधायिका। तो इसे आप एक कॉन्सेप्ट से याद रखें, यानी केंद्रीय कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे, काउंसिल, इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, हेडेड बाय पीएम। यानी इसे लीड कौन कर रहा है, केंद्रीय कार्यपालिका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। कहां से आई, केंद्रीय विधायिका से आई, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके होती है, केंद्रीय विधायिका के, यानी रिस्पॉन्सिबल किसके होती है, केंद्रीय विधायिका के उत्तरदायी होती है। कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। अब देखो, आपने सुना होगा या आप सुना नहीं होगा तो जानते होंगे, और जानते नहीं होंगे तो जान लीजिए, ठीक है दोस्तों, कि अगर केंद्रीय कार्यपालिका है यानी मंत्री परिषद है, कोई मंत्री, एक केंद्रीय जो मंत्री परिषद होती है, कार्यपालिका अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें अस्थायी कार्यपालिका भी आती है और अस्थायी कार्यपालिका भी आती है, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और टेम्परेरी जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, जो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं, वो होते हैं। तो यहां पर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम जो है वो क्या है, कहां से चुन के आए, केंद्रीय विधायिका से, और ये किसके उत्तरदायी होते हैं, केंद्रीय विधायिका के। अब आपने आजकल सुना होगा, अगर टीवी नहीं देखते, और बाकी न्यूज चैनल को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप लोकसभा और राज्यसभा जरूर देखा कीजिए, तो आपने वहां पर देखा होगा कि ये जो कार्यपालिका है यानी ये मंत्री परिषद है, किसके उत्तरदायी होती है, केंद्रीय विधायिका की। किसके उत्तरदायी होती है, केंद्रीय विधायिका के ये उत्तरदायी होती है। कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर पीएम किसके उत्तरदायी होती है, विधायिका। यहाँ रेस्पॉन्सिबल किसका मतलब क्या है, उत्तरदायी। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें केंद्रीय कार्यपालिका पढ़नी है। केंद्रीय कार्यपालिका पढ़नी है। केंद्रीय पालिका इजकल टू, अगर मैं लिखूं तो फिर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि यदि सरकार, और सरकार के क्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट मैंने आपको बताया अभी, यदि सरकार में से हम माइनस कर दिए केंद्रीय विधायिका प्लस न्यायपालिका, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, केंद्रीय पालिका आ जाएगा। यानी केंद्रीय कार्यपालिका कब आएगी, यदि हम सरकार के कौन से, सरकार तीनों एलिमेंट है, सरकार में से हमने क्या माइनस किया, केंद्रीय विधायिका माइनस कर दिया, और न्यायपालिका यानी न्यायिक शक्ति माइनस कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, केंद्रीय कार्यपालिका आ गई। अब केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं यह भी जानना जरूरी है। चलिए, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका इज इक्वल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह भारत का राष्ट्रपति, भारत का
राष्ट्रपति प्लस लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। किसके हेडेड बाय? पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? केंद्रीय कार्यपालिका। अब इसमें एक चीज और आता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं हो सकता है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसे मैं लिखता हूं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों चीज आप ध्यान रखें। तो केंद्रीय कार्यपालिका में कौन आता है? लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, और भारत का राष्ट्रपति प्लस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं आपके किसमें? केंद्रीय कार्यपालिका में। अब हमें यहां से हमारी जर्नी मेन तौर पर स्टार्ट होती है। ये सब चीजें पीछे बताने का एक्चुअली मेरा पीछे कारण था, एक रीजन था, ताकि आपकी समझ विकसित हो और आप इस समझ को लेकर आगे चलें, ताकि आपको चीजों को आपको पढ़ने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, और इसीलिए मैं बहुत ही, जो मेरे से प्रयास होता है और जो मेरा हमेशा एफर्ट रहता है वो यही रहता है कि मैं एक ईजी वे में, ताकि आपको चीज़ें टफ ना लगे। पॉलिटी इज़ नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट अनलेस जब तक आप उसे ये नहीं समझते कि आपको, आपके अंदर उसकी समझ है, या फिर आपको समझाने वाला किस तरीके से है, आपको किस तरीके से चीज़ों को समझाया जा रहा है, किस तरीके से आपको चीज़ों को बताया जा रहा है, क्या वो एक बहुत ही जटिल तरीका है, क्या वो बहुत ही ईजी वे है? तो ये बहुत ईजी वे है, और मैं आपको जटिलता की ओर नहीं लेके जाना चाहता। बिल्कुल मैं सरलता की भाषा में और सरलता के साथ आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। यही मेरा हमेशा प्रयास रहा है, पीछे भी और आगे भी कंटिन्यू यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम पढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हमें पढ़ना है भारत का राष्ट्रपति। यानी मैं यहां से आपको पढ़ाना चाहता था, भाग 4 क के बाद मैं डायरेक्ट ये नहीं बताना चाहता था आपको कि हम क्या पढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का ये होता है, राष्ट्रपति का वो होता है। तो ये सब चीजें क्या होती, हो सकता है कि आपको बोर कर देती, और हो सकता है कि आपके लिए काफी डिफिकल्ट होती। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, क्या इसके कैसे ये कार्य करता है, कैसे नाम मात्र का वास्तविक प्रधान होता है, कैसे इसका चुनाव होता है, कौन सी इसके पास पावर होती हैं, कौन से किस प्रकार के कार्य करता है, या फिर क्या स्पेशल पावर होती है इसे, कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प करती है। तो भारत का राष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना हमेशा रही है, विगत प्रश्न पत्रों में भी पूछे गए हैं। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो भी मेरी वीडियो को देखते हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चूँकि समय थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो आप प्लीज़ एक तो जो भी आपके दोस्त लोग हैं, कोई भी हों, आप वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक करें ना करें, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी आपका चैनल ग्रो करता है, और फिर आप टिक पाते हैं 1 साल के अंदर। तो आपसे मेरी प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइब करा दीजिए। उसके अलावा आप कराएं ना कराएं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप इतना। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड को मैं एक बहुत ही ईजी वे में प्रस्तुत करूँगा आपके सामने समक्ष। ये भी मैं आपको बताना था कि जो उत्तराखंड है, मैं और यूट्यूबर की तरह ये नहीं, खैर उत्तराखंड के बारे में मैं अलग से लेक्चर दूंगा आपके लिए,
ये ज़्यादा हो सकता है बोरियत हो आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल की क्लास में अपने किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड जानेंगे उसके बारे में जो भी उसके महत्वपूर्ण प्रोविज़न है या फिर उसके अंतर्गत जो भी व्याख्याएं दी गई हैं। थैंक यू दोस्तों।